गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी डोबर्नियर रूल ऑफ ट्रायड के बेस पे, न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव के बेस पे। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलीव पीरियडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। बच्चों मेंडेलीव वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ये जो तुम्हारे सामने मैंने बनाई हुई है, ये मेंडेलीव पीरियडिक टेबल बनाई हुई है बच्चों। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेंडेलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल किस बेस पे बनाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों मेंडेलीव की जो टेबल है वो मेंडेलीव पीरियडिक लॉ के बेस के ऊपर है। मेंडेलीव पीरियडिक लॉ, इस बेस पे बनी हुई है मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। अब मेंडेलीव पीरियडिक लॉ होता क्या है समझना बच्चों। मेंडेलीव पीरियडिक लॉ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element are periodic function of their atomic mass। बच्चों मेंडेलीव की जो पीरियडिक टेबल है वो इस लॉ के बेस पे बनी हुई है। और ये लॉ क्या कहता है ध्यान से समझना बच्चों। मेंडेलीव ने जब ये टेबल बनाई थी उस टाइम हमारी केमिस्ट्री में 63 एलिमेंट नोन थे। मेंडेलीव ने क्या किया, उन 63 एलिमेंट को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया। और वो जो प्रॉपर ऑर्डर था वो क्या था, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसका मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा। जैसे हाइड्रोजन का मास उस टाइम सबसे कम था तो इसको सबसे पहले रखा, ठीक है। और जिसका मास सबसे ज्यादा था उसको सबसे लास्ट में रखा। बच्चों मेंडेलीव ने एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किया। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर रहा था तो उसने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट करता है। जैसे देखो बच्चों हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है, और लिथियम का मास 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है। अब देखो हाइड्रोजन से चला मैं इस तरफ, फिर उसके बाद आया लिथियम, ठीक है। देखो जो पीरियडिक टेबल होती है ना, जो टेबल होती है उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं। हम यहां से चल रहे हैं, हाइड्रोजन से चले इधर, कोई नहीं मिला, उसके बाद कौन आया, लिथियम। तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल था, उसके बाद हमारे पास कौन आया, लिथियम। बच्चों इस इंटरवल के बाद जो लिथियम आया, लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच करती है। यही बात बताया था मेंडेलीव ने कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट करेगा। जैसे अब लिथियम है, लिथियम के बाद जैसे देखो बच्चों बेरिलियम का मास 9 होता है, इसका लगभग 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 14 होता है, इसका अगर मैं बात करूं 16 होता है, इसका 19 होता है, ठीक है। 19 के बाद कितना मास आएगा, 23 के बाद ये 24 आएगा। तो देखो बच्चों एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक और एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टी इन्हीं के साथ मैच करती थी। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है। फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल आएगा, उसके बाद कौन आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करती है। तो बच्चों यही कहा मेंडेलीव ने कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। और यही था मेंडेलीव पीरियडिक लॉ। उसने भी यही कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास का, कि जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट करेंगे। क्लियर है ये बात। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से, मेंडेलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसकी क्या खास बात थी। अब हम पढ़ते हैं मेंडेलीव पीरियडिक टेबल के बारे में। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो सुनना जरा ध्यान से बच्चों मेंडेलीव पीरियडिक टेबल के बारे में।
सबसे बड़ी बात, मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल 1872 में मेंडेलीव ने दी थी, ठीक है, मेंडेलीव ने दी थी। और मेंडेलीव के टाइम में 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम। मेंडेलीव ने अपनी टेबल 63 एलिमेंट के लिए बनाई, ठीक है। मेंडेलीव की जो प्रिडिक्ट टेबल बनी हुई है बच्चों, उसमें 7 रोज हैं, हॉरिजेंटल रोज। ये हॉरिजेंटल रो है, देखो 7 बच्चों, 7 हॉरिजेंटल रो है। और इन 7 हॉरिजेंटल रो को मेंडेलीव ने नाम दिया पीरियड का। किसका नाम दिया? पीरियड का। तो बच्चों मैं लिख देता हूं, इन मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल there are 7 horizontal rows called period। इनको किसका नाम दिया उसने? पीरियड का नाम दिया, ठीक है। अगली बात, there are 8 वर्टिकल कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां वर्टिकल कॉलम थे। देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। जो 8 वर्टिकल कॉलम थे, मेंडेलीव ने उनको क्या नाम दिया बच्चों? ग्रुप का नाम दिया। अब सुनो अगली बात, तुम्हें कुछ नजर आ रहा हो कि ग्रुप को भी ए बी 2 पार्ट में डिवाइड किया। बच्चों मेंडेलीव ने यह कहा कि हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप होंगे जिनको हम ए और बी से डिनोट करेंगे। देखो बच्चों, ए के एलिमेंट ये है जो मैंने व्हाइट चौक से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। बी के ये हैं जिनको मैंने ऑरेंज चौक से रिप्रेजेंट किया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। बच्चों इस ग्रुप को हम नाम देते हैं फर्स्ट ए, इसको नाम देते हैं फर्स्ट बी। इस ग्रुप को हम नाम देंगे सेकंड ए, इसको हम नाम देंगे सेकंड बी। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, ये 7 ग्रुप तक किया। 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, बल्कि 8th ग्रुप के बारे में ये कहा कि 8th ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। उनको उसने ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। चलो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, each group have 2 subgroup, A and B, 2 सब ग्रुप होंगे, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं 8th ग्रुप contain group of 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग कंटेन करता है, ठीक है ना। देखो 3 एलिमेंट है इस 8th ग्रुप के अंदर, 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये बात थी मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल के बारे में। अब हमें ये देखना है मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की अचीवमेंट क्या क्या थी, ये हमारे क्या काम आती है केमिस्ट्री के अंदर, हमारी केमिस्ट्री को इजी कैसे बनाया मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल ने, और इस टेबल की क्या कमियां थी, इसकी क्या लिमिटेशन थी, हमें ये पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की अचीवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमें इसकी अचीवमेंट पढ़नी है बच्चों। अचीवमेंट में जो सबसे पहली अचीवमेंट थी वो थी सिस्टेमेटिक स्टडी। मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल के बाद एलिमेंट की एक सिस्टेमेटिक स्टडी होने लगी। अब सिस्टेमेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना तुम बच्चों। मैं फर्स्ट ए ग्रुप ले रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये ले रहा हूं बच्चों। अगर मैं तुमसे कहूं कि हाइड्रोजन का अगर मैं क्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बनाऊं तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो तुम बनाओगे कंपाउंड वैलेंसी के बेस पे। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, इसकी -1, कंपाउंड क्या बना, HCl।
लिथियम का और क्लोरीन का बनाऊं तो बना इसकी 1,1 LiCl। सोडियम का और क्लोरीन का बनाऊं तो 1,1 क्या बनी, NaCl। पोटाशियम का और क्लोरीन का बनाऊं तो 1,1 क्या बनी, KCl, क्योंकि पोटाशियम की वैलेंसी भी 1 होती है। बच्चों ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। अब देखो मैंने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो सारे पहले ग्रुप के एलिमेंट थे, उनका जब मैंने क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया तो बच्चों एक जैसा कंपाउंड बना कि नहीं। हाइड्रोजन सीधा जुड़ गया क्लोरीन के साथ, HCl, LiCl, NaCl, KCl, मतलब एक ही तरह का ओवरऑल हमारे पास कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखो एक सिस्टमेटिक स्टडी हो रही है, यानी कि मुझे अगर पहले वाले एलिमेंट का पता है कि वो किस तरह का कंपाउंड बना रहा है, पहले वाले ने बनाया HCl, तो अगले वाले में मुझे वैलेंसी से कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख दूंगा LiCl, अगले में NaCl, अगले वाले में KCl, मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूंगा। वहां किसी तरह का मुझे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि बच्चों एक सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी। जैसे इस सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में मैं और बताता हूं तुम्हें। देखो क्या, जैसे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये वाला हमारे पास एक ग्रुप है बच्चों। ये बेरिलियम, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है। इसने क्लोरीन के साथ क्या कंपाउंड बनाया, BeCl2। अब मुझे आगे वाले एलिमेंट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बेरिलियम है इस जैसी ही प्रॉपर्टीज होगी मैग्नीशियम की, इस जैसी ही होगी कैल्शियम की, इस जैसी ही होगी स्ट्रोंशियम की, इस जैसी ही होगी बेरियम की। तो मैं क्या कहूंगा कि मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2। बस बेरिलियम को हटा के मैग्नीशियम लगा देना। कैल्शियम क्या बनाएगा, CaCl2। स्ट्रोंशियम क्या बनाएगा, SrCl2। तो देखो एक सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी, एक सिस्टम से स्टडी होने लगी। तो बच्चों मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इस वजह से उनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी। तो भाई मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव एलिमेंट प्रेजेंट इन सिमिलर ग्रुप have similar chemical properties, so study of element is easy। ठीक है, एलिमेंट की जो स्टडी है इज इजी, वो आसान हो गई और सिस्टम में होने लगी। ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब नंबर 2 देखते हैं, और मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल की क्या अचीवमेंट थी। ये पहली अचीवमेंट थी। अब इसके बाद दूसरी अचीवमेंट देखना। दूसरी अचीवमेंट है करेक्शन इन एटॉमिक मास। करेक्शन इन एटॉमिक मास, करेक्शन इन एटॉमिक मास। मेंडेलीव ने जब अपनी प्रेडिक्ट टेबल डिजाइन की बच्चों, उस टाइम जो ये हमारा बेरिलियम है इसका मास 13 था। उससे पहले मेंडेलीव जब अपनी प्रेडिक्ट टेबल बना रहा था तो उस टाइम और उससे पहले इसका मास 13 पढ़ा जाता था बेरिलियम का। अब बच्चों बेरिलियम का मास अगर 13 है तो बेरिलियम की पोजीशन देखो यहां होगी, कार्बन का 12, इसका 14, इनके बीच में होगी। लेकिन यहां कोई भी जगह नहीं थी बेरिलियम के लिए। अब जब मेंडेलीव बेरिलियम के बारे में स्टडी कर रहा था तो मेंडेलीव ने क्या देखा कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनके साथ मैच करती है। इसका मतलब बेरिलियम की जगह कहीं ना कहीं यहां पे होगी। यहां पे हो नहीं सकती क्योंकि बेरिलियम का मास उस टाइम 13 पढ़ा जा रहा था। तो मेंडेलीव ने क्या किया, इसके मास को दोबारा से स्टडी किया, फिर देखा कि इसके मास में करेक्शन करने की जरूरत है। तो बेरिलियम का मास करेक्ट किया गया। बेरिलियम का मास 13 से कितना किया गया, 9, और ये मेंडेलीव ने किया था। मेंडेलीव से पहले बेरिलियम का इनकरेक्ट मास स्टडी किया जा रहा था हमारी केमिस्ट्री में, लेकिन मेंडेलीव ने इसके मास को करेक्ट किया। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेंडेलीव करेक्टेड mass of beryllium from 13 to 9।
13, मेंडेलीव से पहले 13 स्टडी किया जाता था, लेकिन मेंडेलीव ने करेक्ट करके इसका कितना किया, 9 किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 3, स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बच्चों, मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की खास बात क्या थी कि मेंडेलीव ने अपनी प्रिडिक्ट टेबल में अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा। मेंडेलीव ने यह कहा कि यहां कोई ना कोई एलिमेंट आएगा आने वाले टाइम में, कि फ्यूचर में यहां कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, और उस एलिमेंट की जगह को मेंडेलीव ने अपनी प्रिडिक्ट टेबल में छोड़ा। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेंडेलीव ने पहले ही पता लगा लिया कि जरूर आने वाले समय में यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। जैसे देखो बच्चों, ये एक जगह छोड़ी मेंडेलीव ने खाली, ये एक जगह छोड़ी मेंडेलीव ने खाली, ये एक जगह छोड़ी मेंडेलीव ने खाली। और बच्चों, इन एलिमेंट की, यहां पे जो भी एलिमेंट आने वाले थे, इनकी प्रॉपर्टीज को मेंडेलीव ने पहले ही स्टडी कर लिया था। उसने ये कहा था कि इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे इस वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी थर्ड ए के साथ, थर्ड ए ग्रुप जो है उसके साथ मैच करेगी, इसकी मैच करेगी थर्ड बी के साथ, इसकी मैच करेगी फोर्थ ए के साथ। तो प्रॉपर्टीज को तो पहले ही स्टडी कर लिया था, लेकिन एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन मेंडेलीव ने यहां आने वाले एलिमेंट को पहले ही अपने हिसाब से एक नाम दिया था, और वो नाम क्या दिया था? जैसे ये वाला एलिमेंट जो है ना बच्चों, बोरोन के नीचे आता है, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया था मेंडेलीव ने ईका बोरोन। ईका संस्कृत का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नीचे, बिलो, ठीक है, बोरोन के नीचे यहां जो एलिमेंट आएगा वो बोरोन के नीचे आएगा, और इसको नाम दिया उसने ईका बोरोन। इस वाले एलिमेंट को, ये वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे, उसने कहा ईका एल्यूमिनियम। ये वाला एलिमेंट सिलिकॉन के नीचे, इसको नाम दिया ईका सिलिकॉन। और आने वाले टाइम में बच्चों यहां जो एलिमेंट आया, यहां पे जो एलिमेंट आया वो आया बच्चों स्कैंडियम, Sc। यहां पे जो आया गैलियम, Ga आया। यहां पे जो बच्चों एलिमेंट आया वो आया जर्मेनियम, Ge आया। तो बच्चों मेंडेलीव ने इन एलिमेंट के लिए पहले ही प्रिडिक्शन कर ली थी। तो मैं लिखता हूं, मेंडेलीव लेफ्ट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। और मेंडेलीव ने उन एलिमेंट को क्या नाम दिया? जैसे ये स्कैंडियम, स्कैंडियम को क्या नाम दिया था मेंडेलीव ने? ईका बोरोन। बच्चों ध्यान रखना, बड़े काम का पूछा जाता है कई बार। इसका नाम है गैलियम। बच्चों गैलियम सिंबल Ga, इसको नाम दिया ईका एल्यूमिनियम, ईका एल्यूमिनियम। अच्छा ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम को मेंडेलीव ने नाम दिया ईका सिलिकॉन, ईका सिलिकॉन, क्योंकि ये सिलिकॉन के नीचे आ रहा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अभी हमने 3 अचीवमेंट पढ़ ली है मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल की, सिस्टमैटिक स्टडी, करेक्शन इन एटॉमिक मास, और उसके बाद हमारे पास क्या था? मेंडेलीव ने अपनी प्रेडिक्ट टेबल में जगह खाली छोड़ी अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए। आने वाले टाइम में जो एलिमेंट आएंगे उनके लिए खाली जगह अपनी प्रेडिक्ट टेबल में छोड़ी। अगर मेंडेलीव अपनी प्रेडिक्ट टेबल में इन एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ता तो बच्चों मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल, जब वो एलिमेंट डिस्कवर होके आते तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल में, तो ये मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल उस टाइम में फेल हो जाती पूरी तरह से। क्योंकि देखो, अब तुम ये कहोगे कि सर कहीं और रख देते उनको कहीं और नहीं रख सकते, क्योंकि उनका मास तो, एटॉमिक मास तो यहीं पे आ रहा था, इस रेंज में आ रहा था, क्योंकि ये जो टेबल बनी हुई थी ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई थी। अब गैलियम का मास जिंक के बाद आता है तो यहीं पे रखेंगे उनको। अगर मेंडेलीव यहां पे जगह नहीं छोड़ता तो गैलियम को कहां पे रखते? ये बड़ी समस्या थी। लेकिन मेंडेलीव इन एलिमेंट के लिए पहले ही अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह खाली छोड़ के गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चलो इसके बाद आती है भाई फोर्थ अचीवमेंट मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल की। जो फोर्थ अचीवमेंट है वो देखना जरा क्या है। फोर्थ है बच्चों पोजीशन फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, पोजीशन फॉर नोबल गैसेस। बच्चों नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस होती है ये हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेंडोन, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है बच्चों, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती है, रिएक्शन नहीं करती। बच्चों नोबल गैसेस की डिस्कवरी लगभग 1900 में हुई थी और मेंडेलीव ने प्रेडिक्टेबल 1872 में दी थी। तो नोबल गैसेस मेंडेलीव के टाइम में नोन नहीं थी। अब जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई ना, तो नोबल गैसेस के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया, जिस ग्रुप को नाम दिया गया जीरो ग्रुप, और वो जीरो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से पहले रखा गया। अब ये जितनी भी नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई 1900 में, बच्चों इनको जीरो ग्रुप में यहां पे रख दिया गया, फर्स्ट ग्रुप से जस्ट पहले। और इन नोबल गैसेस ने मेंडेलीव की प्रिडिक्ट टेबल में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया। तो बच्चों ये भी एक अचीवमेंट थी मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल में कि आने वाली नोबल गैसेस के लिए हम आसानी से पोजीशन दे सकते थे इस टेबल में बिना किसी डिस्टरबेंस के। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई भी एलिमेंट इधर उधर नहीं हुआ, जीरो ग्रुप बनाया अलग से नोबल गैसेस के लिए और इनको वहां पे रख दिया गया। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, नोबल गैसेस does not discovered in time of Mendeleev after discovery of noble gases, they placed in zero group without any disturbance in टेबल के अंदर बिना किसी डिस्टरबेंस के उनको जीरो ग्रुप के अंदर रख दिया। ये भी मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की एक अचीवमेंट थी कि आने वाले टाइम में जो नोबल गैसेस आएगी उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया, जिससे किसी भी तरह का इस टेबल के अंदर डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ी है अचीवमेंट मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की। अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन कि क्या क्या कमियां थी मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की। मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल की क्या कमियां थी, तो मैं यहां लिख देता हूं लिमिटेशन। बच्चों जो सबसे पहली लिमिटेशन थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ये, और ये लिमिटेशन आज जो हम टेबल पढ़ते हैं इस टेबल को नाम देते हैं मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल। इस मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल के अंदर भी ये लिमिटेशन है बच्चों। ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन। देखो बच्चों क्या होता है, मेंडेलीव प्रिडिक्ट टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कुछ प्रॉपर्टीज में इनके साथ मैच करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की ऐसी होती है जिनमें ये मैच करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। बच्चों इन एलिमेंट को हम बोलते हैं हैलोजन। क्या नाम देते हैं? हैलोजन। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कुछ प्रॉपर्टीज में इनके साथ मैच करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में इनके साथ मैच करता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। कुछ केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रखो, लेकिन कुछ ये कहते हैं हाइड्रोजन को 7th ए में रखो। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, मेंडेलीव के टाइम में भी फिक्स नहीं थी। हालांकि उसने इसको यहां पे रखा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था हाइड्रोजन को लेके कि हाइड्रोजन को हम यहां पे क्यों रख रहे हैं, हाइड्रोजन को हम वहां पे भी रख सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, जैसे हाइड्रोजन मैं बता रहा था, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो HCl बनाता है, लिथियम क्लोरीन के साथ करता है तो LiCl बनाता है, सोडियम करता है तो NaCl बनाता है। तो इन प्रॉपर्टीज में ये मैच कर रहा है इनके साथ, लेकिन हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये फ्लोरीन जो है ये F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। तो देखो सारे के सारे डाई एटॉमिक है, यानी कि अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो एटॉमिसिटी में ये मैच करता है इनके साथ। लेकिन अगर वैसे देखूं, मैं कंपाउंड के बेस पे देखूं तो हाइड्रोजन इनके साथ भी मैच कर रहा था, आयोनिक कंपाउंड बना रहा था जब ये रिएक्ट कर रहे थे क्लोरीन के साथ। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनमें हाइड्रोजन मैच करता है फर्स्ट ए के साथ, लेकिन कुछ में वो मैच करता है 7th ए के साथ। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी
मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। ये एक कमी थी, हालांकि ये कमी आज भी है। तो मैं ये कह देता हूं, इन सम प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन सिमिलर विद फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। और बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। वाइल इन सम प्रॉपर्टीज इट इज सिमिलर विद सेवंथ ए ग्रुप, जिसको हम हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स, हाइड्रोजन नॉट फिक्स, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, ये पहली लिमिटेशन थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। अब सुनना दूसरी लिमिटेशन के बारे में। दूसरी लिमिटेशन क्या थी बच्चों? दूसरी लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, अब सुनना तुम ध्यान से। बच्चों जब मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस टाइम में आइसोटोप का कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री के अंदर नहीं आया था। बच्चों आइसोटोप मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, 9th क्लास में भी तुमने पढ़ा है आइसोटोप के बारे में। जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12, H13। ठीक है ना। आइसोटोप क्या होते हैं? एटम ऑफ सेम एलिमेंट जिनका नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। ये बात हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब सुनो, देखो तुम काम की बात क्या है हमारे पास। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, एक का मास 1 है, एक का मास 2 है, एक का मास 3 है। अब मेंडेलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो तो मास के बेस पे बनाई थी। जिसका मास कम होगा उसको पहले रखना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसको बाद में रखना है। अब हाइड्रोजन तो इन 3 आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या मेंडेलीव को अपनी पीरियोडिक टेबल में इनके लिए 3 जगह देनी पड़ेगी? अभी तो उसने एक ही दी, हाइड्रोजन को यहां पे रखा, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 आइसोटोप की फॉर्म में, इसका मतलब हाइड्रोजन को 3-3 जगह जाएगी। तो बच्चों ये एक बड़ी कमी थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन को 3 जगह जाएगी। तो बच्चों ये जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप थी ये भी एक बड़ी लिमिटेशन थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। चलो आते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन के ऊपर, नंबर 3। नंबर 3 जो लिमिटेशन थी वो थी बच्चों एनोमलस पेयर। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ पेयर एनोमलस थे। एनोमलस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। देखो बच्चों, मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में बनाई थी, लेकिन यहां कुछ पेयर एनोमलस थे। जैसे देखो यहां मैंने कोबाल्ट के नीचे इसका मास लिखा हुआ है, कोबाल्ट का मास होता है 58.9। मैंने निकल के नीचे इसका मास लिखा हुआ है 58.7। अब 58.9 यानी कि कोबाल्ट का मास ज्यादा है, निकल का मास कम है, लेकिन निकल को बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले रखा। ये एक लिमिटेशन थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। इसका मतलब ये वाला जो पेयर है कोबाल्ट और निकल का, ये एनोमलस था। एनोमलस का मतलब मेंडेलीव का जो रूल था उससे अलग। मेंडेलीव का रूल तो ये था कि मैं एलिमेंट को अरेंज कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, लेकिन इस वाले पेयर पे जाके ये वाला जो रूल है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। बच्चों अब तुम ये कहोगे कि निकल को पहले रख देते, कोबाल्ट को बाद में रख देते, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर निकल को यहां पे रख दिया तो निकल की प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं करती, रोहोडियम और इरिडियम के साथ। मेंडेलीव ने कोबाल्ट को इसलिए यहां पे रखा क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी रोहोडियम के साथ मैच करती है और इरिडियम के साथ मैच करती है, और निकल की प्रॉपर्टी पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ मैच करती है, इसलिए इसने वहां पे चेंज कर दिया। लेकिन मेंडेलीव का रूल तो यहां पे अवॉइड हो गया कहीं ना कहीं। तो बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं मेंडेलीव अरेंज एलिमेंट in increasing order of mass,
increasing order of mass, but the pair of cobalt and nickel is anomalous. ठीक है, ये वाला पेयर कैसा था, ये एनोमलस पेयर था। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाली लिमिटेशन के ऊपर कि अगली लिमिटेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। चलो बच्चों आते हैं हम फोर्थ लिमिटेशन के ऊपर। फोर्थ लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है बच्चों, डिसिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सेम ग्रुप। अगली लिमिटेशन ये थी कि मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो सिमिलर नहीं थे। सिमिलर का मतलब एक दूसरे से अलग थे। अब एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, कि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने उनको एक ग्रुप के अंदर रखा। बच्चों यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं, फर्स्ट ए के जो एलिमेंट होते हैं, ये वाले एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट बी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने उन सबको इकट्ठे फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा। ये एक मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल की लिमिटेशन थी। तो मैं यहां लिख देता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ CU, AZ and AU does not match with first group element पहले ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती। ये एक डिसिमिलर पेयर था। चलो इसके बाद नंबर 5 जो लिमिटेशन है वो क्या है, सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई डिफरेंट ग्रुप। ऐसा भी हुआ मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल में कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको मेंडलीव ने अलग ग्रुप दे दिया। जैसे बच्चों क्या था, अगर मैं यहां पे देखूं, CU, AZ और AU, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मरकरी के साथ मैच करती थी, लेकिन इनको मरकरी के साथ नहीं रखा, इनको अलग ग्रुप में रखा। CU, AZ और ये जो है हमारे पास प्लेटिनम PT, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती थी, लेकिन प्लेटिनम को अलग ग्रुप में रखा, कॉपर और AG को अलग ग्रुप में रखा। ठीक है, अब आगे की बात सुनो, तो मैं यहां लिख देता हूं। चलो, द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट in different group in Mendeleev predict table. Different group in Mendeleev periodic table. Mendeleev predict table में वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर मौजूद थे। ठीक है, ये हमारे पास एक लिमिटेशन थी मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल की। तो बच्चों आज हमने मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल के बारे में पढ़ा। मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल क्या होती है, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। बच्चों ये प्रिडिक्ट टेबल तुमने बना लेनी है, बुक के अंदर भी होगी, वहां से बना लेनी है तुमने। अगर यहां से पूरी तरह से विजिबल नहीं है वो एलिमेंट तो बुक से बनानी है, लेकिन अपनी फेयर नोटबुक के अंदर जब तुम मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल करोगे तो ये टेबल बनानी है तुम्हें। हालांकि तुम्हें इसके एलिमेंट को याद नहीं करना, लेकिन मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल की स्टडी करने के लिए तुम्हारी नोटबुक के अंदर ये होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछना है। थैंक यू।